नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये हम लोग यूजीसी नेट पेपर वन का शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड सामान्य प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। ये 22 नवंबर 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन स्किप करेंगे। सिर्फ शिक्षण और शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन ही डील करेंगे और आप लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है? तो इसमें है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। तो संबंधों पर दृष्टिपात किसमें किया जाता है? अवबोध स्तर पर। किसमें? अवबोध स्तर पर किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षण के 4 स्तर होते हैं। शिक्षण का स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। विदित हो कि अवबोध स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। किसी चीज के अवबोध का अर्थ किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विचार को समझकर उसे ग्रहण करना है। अवबोध स्तर पर शिक्षण स्तर स्मृति स्तर की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। ध्यातव्य है कि मानसिक क्षमता के दृष्टिकोण से अवबोध स्तर अधिक उपयोगी एवं विचारणीय होता है। शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक छात्रों को सिद्धांतों तथा तथ्यों के बीच संबंध के बीच में समझाता है। अगला है, दिए गए शिक्षण की विधियों के स्पेक्ट्रम में कथोपकथन संवाद किन्हें कहते हैं? तो कथोपकथन संवाद किसे कहते हैं? अनुशिक्षण और ये कहते हैं कथोपकथन संवाद, ये कहते हैं सामूहिक चर्चा और अननोन क्रिया प्रस्तुति। इसमें क्या होता है? और अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन दोनों होगा ये, इसमें ये भी होगा, बी भी होगा, ठीक है। कथोपकथन संवाद, अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन, सामूहिक चर्चा एवं अननोन क्रिया प्रस्तुति। इसके अलावा शिक्षण दल एवं प्रदर्शन, अनुरूपता एवं भूमिका निर्वाह, कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन ये नहीं आते हैं। कथोपकथन संवाद शिक्षण का अर्थ है शिक्षण एवं अधिगम के लिए वार्तालाप का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना। संवाद शिक्षण में केवल शिक्षक प्रस्तुति ही नहीं बल्कि शिक्षक और छात्रों के बीच चल रही बातचीत भी शामिल होती है। संवाद के माध्यम से शिक्षक छात्रों के दैनिक सामान्य ज्ञान से संबंधित दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और उनके विकासशील विचारों से स्वयं को संबद्ध भी कर सकते हैं। अगला है, अच्छा इसमें है जैसे संवाद शिक्षण की विशेषताओं का ग्राफ बना रखा है। इसमें कहाँ से है? अननोन क्रिया प्रस्तुति होता है। इसमें उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव वार्तालाप के लिए समय निर्धारण होता है। सदैव शिक्षक का नेतृत्व नहीं, उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण, उच्च स्तरीय प्रश्न होते हैं, मुक्त प्रश्नों का स्वरूप भी होता है, द्विमार्गीय चर्चा भी होती है और चुनौतियों को स्वीकार करना और सामूहिक चर्चा भी होती है। अगला है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। प्रभावी शिक्षण हेतु मुख्य व्यवहारों का योगदान और विवरणात्मक विशेषताएं दी गई हैं। तो इसमें है पाठ स्पष्टता, अनुदेश वैविध्य, शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति और छात्र सफलता स्तर। तो जो इसमें मिलान कर लेते हैं, जो पाठ स्पष्टता होती है, ये पाठ स्पष्टता क्या होती है? ये होता है सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति होती है। और अनुदेश वैविध्य क्या होता है? ये पाठ प्रस्तुति की अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति की नम्रता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति क्या होती है? ये होती है सही तरीके ये होता है कक्षा में छात्रों द्वारा अधिगम हेतु निष्ठापूर्वक लगाए गए समय की मात्रा। संलिप्ति, अच्छा हाँ सही है, संलिप्ति मतलब कितने समय तक वो रहा। छात्र सफलता दर, छात्रों के अवबोधन की आवृत्ति एवं उनके द्वारा अभ्यासों का सही तरीके से पूरा करना। तो ये होता है।
पढ़ देते हैं। पाठ स्पष्टता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक शिक्षक जो विषय वस्तु को प्रसारित करने की कमान रखता है अपने छात्रों के साथ विषय वस्तु को समझाने में समर्थ हो पाता है। सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति इसका मुख्य गुण है। अनुदेश वैविध्य या निर्देशात्मक विविधता एक पाठ प्रस्तुत करने के दौरान एक प्रशिक्षक के लचीलेपन को दर्शाता है। विदित हो कि एक शिक्षक हेतु इसका तात्पर्य छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए एक प्रकार के निर्देश से दूसरे रूप में स्थानांतरित करने में सक्षम होना है। शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति एक ऐसा उपाय है जो एक शिक्षार्थी को कि उनके पाठ्यक्रम में भागीदारी एवं अधिगम हेतु निष्ठापूर्वक लगाए गए समय की मात्रा व गुणवत्ता के साथ ही उनके शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है। छात्र सफलता स्तर से अभिप्राय छात्रों द्वारा पाठ्य को सीखने की दर से है। यह दर्शाता है कि छात्र ने किस प्रकार विषय को ग्रहण किया है। तीसरा विकल्प ए सत्य है। अगला है छात्रों को विकल्पों का परीक्षण। कथन है छात्रों को विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद प्रत्यक्ष अनुदेशन का एक उदाहरण है। तो कथन सेकंड है पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन है। तो इसमें कथन एक असत्य है, बाकी दो सत्य है। छात्रों को विकल्प का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद प्रत्यक्ष अनुदेशन का एक उदाहरण है, ये गलत है, ठीक है। और बाकी दूसरा सही है। पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन है। इसमें क्या है, शिक्षण एक दुष्कर कार्य है, कोई भी शिक्षक इससे इनकार नहीं करेगा। शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सामग्री के प्रति छात्र का दृष्टिकोण तय करना है। शिक्षण शैलियों को विभाजित करने का एक तरीका उन्हें प्रत्यक्ष निर्देश और अप्रत्यक्ष निर्देश में अलग करना है। शिक्षण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष निर्देश और अप्रत्यक्ष निर्देश। प्रत्यक्ष निर्देश के द्वारा एक शिक्षक आमतौर पर बहुत स्पष्ट तरीके से छात्रों को विषय की जानकारी देता है। प्रत्यक्ष निर्देश आमतौर पर शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बताते हुए शुरू किया जाता है कि उनके प्रदर्शन के लिए क्या अपेक्षाएं हैं। उदाहरण के लिए कोई शिक्षक का अपने छात्रों को हिंदी की कक्षा की शुरुआत में बताते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि छात्र पाठ के अंत तक अपनी उपमा लिखने में सक्षम होंगे। अप्रत्यक्ष निर्देश शिक्षण और सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें अवधारणाओं, पैटर्न, अमूर्तता को रणनीतियों के संदर्भ में पढ़ाया जाता है। ध्यातव्य की संवाद शिक्षण अप्रत्यक्ष निर्देश के अंतर्गत आता है, न कि प्रत्यक्ष। अच्छा, तो जो संवाद शिक्षण होता है ये किस में आता है, अप्रत्यक्ष निर्देश के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, पूछताछ एक शिक्षण कौशल है। शिक्षक छात्र के उत्तर के जवाब में प्रश्न से प्रश्न पूछने से संबंधित है। छात्र के प्रारंभिक उत्तर के विरुद्ध प्रश्न छात्र की अवधारणाओं पर विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतः कथन दो असत्य है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन। अभिकथन क्या है, मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना है। तो ये सही है। मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य या योग्यता का व्यवस्थित परीक्षण एवं निष्कर्ष मापन है। वस्तु या किसी वस्तु के बारे में उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सूचना का व्यवस्थित अधिग्रहण और आकलन है। ध्यातव्य की मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यवस्थित, नियोजित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आकलन के लिए शिक्षक को बेहतर निर्णय लेने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों की आवश्यकता होती है। विदित हो कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले माप के उपकरणों को नियमित नवाचार के साथ उचित रूप से मानकीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए कथन ये सही है। एक उचित उपकरण का चयन करना मूल्यांकन के सटीक परिणामों का आधार है। एक मूल्यांकन उपकरण को बुद्धिमानी से और वैज्ञानिक रूप से जो आवश्यक है उसका मूल्यांकन करने के लिए निर्मित किए गए परिष्कृत साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सभी प्रकार के मूल्यांकनों में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और उपयोगिता आदि।
अगला है, नीचे दिए गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है। तो जो प्रयोगात्मक विधि है ये क्या करती है, बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रयोगात्मक विधि परिकल्पना परीक्षा प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है। ध्यातव्य है कि प्रयोगात्मक विधि में यह निर्देशित करने के लिए एक चर में हेरफेर करना शामिल है कि क्या यह दूसरे चर में परिवर्तन का कारण बनता है। यह विधि नियंत्रित अनुसंधान विधियों, अध्ययन विषयों के यादृच्छिक कार्यभार और एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करने पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए इसमें शोधकर्ता यह जान सकते हैं कि विभिन्न दृश्य पैटर्न हमारी धारणा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, या वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या कुछ क्रियाएं स्मृति में सुधार कर सकती हैं। कई व्यवहार संबंधी विषयों पर प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से कुछ में ध्यान, अनुभूति, भावना, स्मृति, धारणा और संवेदना शामिल है। अगला है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबंधित है। तो इसमें जो यादृच्छिक समूह पूर्व परीक्षण, परीक्षणोत्तर अभिकल्पना ये शामिल है, और साथ में द्वि समूह है, यादृच्छिक कृत विषय परीक्षणोत्तर केवल अभिकल्पना, ये दोनों हैं। प्रायोगिक अभिकल्पना द्विसमूह है, यादृच्छिकृत विषय, और यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण परीक्षणोत्तर अभिकल्पना, ये दोनों हैं। क्या इसमें सकल समूह पूर्व परीक्षणोत्तर अभिकल्पना एक प्रकार का अर्ध प्रयोग है, जिसका उपयोग व्यवहारिक शोधकर्ताओं द्वारा किसी दिए गए नमूने पर उपचार या हस्तक्षेप के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह शोध प्रारूप दो विशिष्टताओं की विशेषता है। पहली विशेषता प्रतिभागियों के एक समूह यानी एक समूह डिजाइन का उपयोग है। यह विशेषता दर्शाती है कि सभी प्रतिभागी एक ही स्थिति का हिस्सा हैं, अर्थात सभी प्रतिभागियों को समान उपचार और मूल्यांकन दिए जाते हैं। यादृच्छिकृत परीक्षणोत्तर केवल अभिकल्पना का एक शोध अभिकल्पना है, जिसमें कम से कम दो समूह होते हैं, जिनमें से एक को उपचार या हस्तक्षेप नहीं मिलता है, और उपचार या समूह जिसे उपचार या रुचि का हस्तक्षेप नहीं मिलता है वह नियंत्रण समूह होते हैं। इस डिजाइन के लिए सामान्य प्रक्रिया यह है कि दो या दो से अधिक समूह बनते हैं। उपचार या हस्तक्षेप प्रशासित है। उपचार या हस्तक्षेप के बाद डेटा एकत्रित किया जाता है, आमतौर पर व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का उपयोग करके। और उपचार एवं या हस्तक्षेप प्रभावी था या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए समूहों के बीच डेटा की तुलना की जाती है। चलिए इसमें है, इस तरह विकल्पना को पोस्ट टेस्ट ओनली नो इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन भी कहा जाता है। इस नाम के अनुरूप प्रतिभागियों को गैर यादृच्छिक रूप से दो समूहों में असाइन किया जाता है। प्रतिभागी तब उपचार प्राप्त करने के बाद एक पोस्ट टेस्ट लेते हैं। प्री टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन जैसे यादृच्छिक समूह एवं पूर्व परीक्षण परीक्षोत्तर अभिकल्पना भी कहा जाता है, एक प्रकार का प्रयोग है जहां प्रतिभागियों को या तो हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए यादृच्छिक रूप में सौंपा जाता है या नहीं। केवल एक समूह पोस्ट स्टेट डिजाइन में एक उपचार लागू किया जाता है और फिर एक आश्रित चर को उपचार लागू होने के बाद एक बार मापा जाता है। एक समय श्रृंखला अभिकल्पना एक डेटा सेट है जो समय के साथ परीक्षण नमूनों को ट्रैक करता है। विशेष रूप से एक समय श्रृंखला किसी भी को यह देखने की अनुमति देती है कि कौन से कारक कुछ चर को समय समय पर प्रभावित करते हैं। ये तो बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन हो गई है। अगला है शोध के चरण और आवश्यक सावधानियां। तो समस्या निवारण, परिकल्पना बनाना, शोध अभिकल्पना और डेटा विश्लेषण। तो समस्या निवारण का क्या होता है, साक्ष्य पदों पर केंद्रित विषय होते हैं। इसमें क्या होता है, साक्ष्य विषयों पर केंद्रित विषय होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिकल्पना बनाना में क्या होता है, परिकल्पना बनाना में असंबंधित चरों का असंदिग्ध नामपत्रण होता है। और शोध अभिकल्पना में क्या होता है, शोध अभिकल्पना होता है आंतरिक वैधता की इष्टतम सुनिश्चितता होती है इसमें। और डेटा विश्लेषण का क्या होता है, प्रयोग की गई तकनीकी उपयोगिता होती है।
तो फिर से देख लेते हैं। समस्या निर्माण क्या होता है? साक्ष्य पदों पर केंद्रित विषय होते हैं इसमें। परिकल्पना बनाना, असंबंधित चरों का असंदिग्ध नामपत्रण होता है। और शोध अभिकल्पना में क्या होता है? आंतरिक वैधता की इष्टतम सुनिश्चितता होती है। और डेटा विश्लेषण में क्या होता है? प्रयोग की गई तकनीक की उपयोगिता होती है। एक शोध समस्या के निर्माण का अर्थ है समस्या को इस तरह से बताना जो शोध योग्य हो, अर्थात शोध विषय को एक प्रकार आकार देना कि वह वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए तैयार हो जाए। उल्लेखनीय है कि शोध समस्या में साक्ष्य पदों पर ही केंद्रित विषय का चयन करना चाहिए। एक परिकल्पना अपने भविष्योन्मुखी होती है जो यह बताती है कि आपके शोध की क्या सामग्री होगी। यह आपके शोध प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर होता है। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन को स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन डील करते हैं। शोध में आईसीटी का प्रयोग एक अध्यारोपण है जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। शोधाचार शास्त्र और इसका अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो एक असत्य है, आईसीटी का प्रयोग हार्मफुल थोड़ा ना होता है कोई कि हतोत्साहित करो या फिर कुछ डिमेरिट्स होती है उसमें, इस टाइप की शोध के लिए। कथन सेकंड सही है, बाकी पहला गलत है। आईटी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को अक्सर आधुनिक प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के संदर्भ में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। आईसीटी के व्यापक अवधारणा का होता है कि जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल शामिल है। दातव्य की अनुसंधान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आईसीटी के उपयोग को नियोजित किया जा सकता है। सर्वेक्षण, डेटा विश्लेषण और संदर्भों को अनुक्रमित करने के चरणों में आईसीटी समर्थन को नियोजित करने की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक है। इस प्रकार आईसीटी के इस्तेमाल को अनुसंधानों में बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि हतोत्साहित करने की। ठीक है। अनुसंधान में नैतिक मानदंडों का पालन करना चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके कई कारण हैं। मानदंड अनुसंधान के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं, जैसे ज्ञान, सत्य और त्रुटि से बचाव। उदाहरण के लिए अनुसंधान डेटा को गढ़ने, मिथ्या बनाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने के खिलाफ प्रतिबद्ध सत्य को बढ़ावा देते हैं और त्रुटि को कम करते हैं, इसलिए दो सही है। अगला है अभिकथन। अनुसंधान शोध प्रबंधन में बाह्य रूप एवं शैली का संदर्भन औपचारिक आवश्यकताएं हैं। कारण औपचारिक आवश्यकताओं को उनके अनुपालन से मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में सहायता मिलती है। तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है। और व्याख्या भी कर रहा है। क्या है इसका? स्वरूपण किसी भी दस्तावेज को अधिक प्रस्तुत करने योग्य और पेशेवर बनाता है। यह पाठक के लिए इसे और अधिक रोचक और पढ़ने में आसान बनाता है, जबकि संदर्भन आपको अपने काम में अन्य लेखकों और शोधकर्ताओं के योगदान को स्वीकार करने की अनुमति देता है। अन्य लेखकों के विचारों, शब्दों या शोध पर आधारित किसी भी अनुसंधान शोध प्रबंधन में बाह्य रूप एवं शैली का संदर्भन औपचारिक आवश्यकता माना जाता है। अतः कथन एक सत्य है। ध्यातव्य की औपचारिक आवश्यकताओं उनके अनुपालन से मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है, क्योंकि इससे शोध एक निश्चित समुच्चय में संश्लिष्ट होता है और शोधकर्ता शीर्षक से भटकता नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। जब संवादी का व्यवहार स्वयं के प्रति सकारात्मक और अन्य के प्रति नकारात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिमानी। इसमें होता है कि स्वयं के प्रति सकारात्मक और दूसरों के प्रति नकारात्मक होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के महत्व और क्षमताओं, स्वयं के महत्व, इसको टिक कर देते हैं। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के महत्व, क्षमताओं के मूल्य को अत्यधिक समझता हो, जबकि अन्य के प्रति नकारात्मक को अभिमानी व्यक्ति कहता है। अभिमानी व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं? दूसरों की कभी प्रशंसा ना करना, प्रतिस्पर्धी मुद्रा में रहना, नियमों को सामान्यता ना मानना और प्रहस्तनीय व्यवहार होते हैं इसमें।